Morning friends, welcome back to our favorite DSSB channel that is English 360 degree। आज मैं दोबारा से आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So this is my test number 12 and lecture number 1 that is totally based on figures of speech. So जो भी लास्ट ईयर में फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आए हैं वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका ये लेक्चर मिस होता है तो यू कैन डाउनलोड अवर A1 ऐप एंड सी इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। हमें पॉइंट आउट करना है क्या फिगर ऑफ स्पीच जो कि इस लाइन में यूज हुई है। अब लाइन क्या है? फुल फैदम 5 thy father lies। सो फुल फैदम 5 thy father lies। सो गेस करिए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज हुई है। ए एसोनेंस, बी एलिट्रेशन, सी ओनोमोटोपोइया और डी पर्सोनिफिकेशन। तब तक मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देती हूँ क्या कि ये जो लाइन है फुल फैदम 5 thy father lies, ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर। हमारे जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम क्या है? द टेम्पेस्ट। सो ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के प्ले से जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। और इसमें इस प्ले में द टेम्पेस्ट के अंदर ये लाइन बोलता कौन है? ये लाइन जो है एरियल जो है वो सॉन्ग गाता है और उस सॉन्ग के अंदर ये लाइन आती है। सो इट इज द सॉन्ग बाय एरियल। ये एक लाइन है एरियल के सॉन्ग की, सॉन्ग बाय एरियल। और एरियल वो सॉन्ग किसके लिए गाता है? एरियल वो सॉन्ग जो है फर्डिनेंड के लिए गाता है। वो उसको कुछ समझाता है फर्डिनेंड को। फर्डिनेंड इस टेम्पेस्ट का क्या है? हीरो। तो एरियल किसको ये समझाता है? ये लाइन समझाता है फर्डिनेंड को। एंड फर्डिनेंड क्या है? इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट। अब अगर आपने आंसर गेस कर लिया है तो मैं बता दूं कि आंसर क्या होगा। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन क्यों होगा इसका आंसर? देखिए, एलिट्रेशन मतलब है रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड इन अ लाइन। तो सेम लेटर या साउंड अगर रिपीट होती है आपकी लाइन के अंदर तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। अब इसमें सेम लेटर कहाँ रिपीट हो रहा है? एफ 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 एफ, बार बार एफ रिपीट हो रहा है, सेम लेटर का रेपिटेशन है, तो ये क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। पर मुद्दे की बात ये है कि जो एलिट्रेशन है उसमें भी दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? एक तो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंस होता है। एलिट्रेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉन्सोनेंस और एक होता है यही, यानी कि सेकंड है इसका एसोनेंस। तो ये दो पार्ट होते हैं एलिट्रेशन के। अगर आपका वॉवल साउंड रिपीट होती है तो होता है एसोनेंस। जैसे कि ए आई ओ यू, ये वॉवल्स आते हैं बार बार तो कहलाएगा एसोनेंस। बट अगर हमारे ए बी सी डी जेड तक में जो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि बी एफ जी, इस तरीके के जितने भी कॉन्सोनेंट रिपीट होंगे तो वो कहलाएगा कॉन्सोनेंट्स। तो इधर आंसर तो होना चाहिए था एफ के रेपिटेशन से कॉन्सोनेंट्स, बट
हमारे पास ऑप्शन में कॉन्सोनेंट्स नहीं था, तो आंसर क्या बना? बी, एलिट्रेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर। क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास? अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। ठीक है, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है, आप गेस कीजिए कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। ए, सर्कमलोकेशन, बी, लिटॉट्स, सी, यूफिमिज्म, डी, एपोस्ट्रोफे। सो तब तक मैं आपको बताती हूं ये लाइन कहां से ली गई है? न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल से। कहां से ली गई है? न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल से ली गई है ये लाइन। और अगर अब आपने गेस कर ही लिया है आंसर, तो मैं बताती हूं आपको इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, लिटॉट्स। क्यों है लिटॉट्स, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि इस लाइन में ये लाइन क्या है? अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब नो मीन का मतलब क्या हुआ? नो मीन का मतलब हुआ कि छोटा नहीं, तो यानी कि बिग। छोटा नहीं यानी कि बिग, तो बिग सिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि वो कहना चाह रहा है कि वो छोटे शहर का आदमी नहीं है, वो बड़े शहर का आदमी है। ठीक है, तो किसी भी एफर्मेटिव बात को नेगेटिव वे में कहना। एफर्मेटिव बात क्या थी? हमारे पास बात तो कहने की ये थी कि अ सिटीजन ऑफ बिग सिटी, बट हमने इसको सीधा सीधा नहीं कहा। हमने इसको ये नहीं कहा कि अ सिटीजन ऑफ बिग सिटी, हमने कहा अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। सो अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, तो हमने क्या किया? एक पॉजिटिव बात को नेगेटिव वे में कहा। किसके यूजेज से? नो लगा के, नो यूज करके हमने इस तरीके से पॉजिटिव बात को नेगेटिव वे में कहा। सो यूज ऑफ एफर्मेटिव, यूज ऑफ नेगेशन। टू कन्वे द affirmative sense। जैसे अगर मैं कहूं आई एम नॉट फूल, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि आई एम वाइज। सो मैं मूर्ख नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं समझदार हूं। तो इसी तरीके से किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव बात को नो या नॉट के यूज से नेगेटिव वे में लिख देना, बस ये होता है लिटॉट्स। और बाकी भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि ए है सर्कमलोकेशन, घुमा फिरा के, सर्कल की तरह घुमा फिरा के बातों को कहना, सर्कमलोकेशन। यूफेमिज्म, किसी भी खराब बात को यूफेमिज्म मतलब अच्छी तरीके से कह देना, जैसे कि ही पास्ड अवे, जैसे कि वो मर गया, या डेड, ही इज डेड। सो उसको कह देना कि ही पास्ड अवे, एक अच्छे सेंस में, एक अच्छी लाइन में उसको कहना, इन अ गुड वे। सो इट इज यूफेमिज्म। डी, एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे यानी कि किसी भी मरे हुए को, किसी भी डेड को एड्रेस करना कहलाता है एपोस्ट्रोफे। कैसे करते हैं? इस साइन से या फिर इस साइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अब हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इस लाइन में। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जर्नल। पूरी सिटी बाहर निकल गई किसको देखने के लिए? विक्टोरियस जर्नल को देखने के लिए। अब क्या पूरी सिटी चल के बाहर निकल सकती है? इज इट पॉसिबल कि सिटी खुद चल के निकले और सिटी देखने जाए विक्टोरियस जर्नल को? नो। सो इनडायरेक्टली होल सिटी से वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है पीपल, ऑल पीपल ऑफ
ऑल पीपल ऑफ द सिटी। अब इतनी बड़ी लाइन को वो क्लोज कनेक्शन में कह रहा है, इतनी बड़ी लाइन को वो किसी भी चीज के लाइन को, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को वो एक छोटा स्टेटमेंट, एक मतलब छोटी बात में कह रहा है, यानी कि क्लोज कनेक्शन में कह रहा है किसी थिंग से। क्या कह रहा है कि ऑल पीपल ऑफ द सिटी की जगह वो सीधा कह दे रहा है द होल सिटी वेंट आउट। तो हमें इससे डायरेक्टली पता चल गया होल सिटी से कि वो कहना चाह रहे हैं कि द पीपल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द सिटी, मतलब सारे लोग बाहर निकल गए। सो जब ये इतनी बड़ी लाइन को किसी भी छोटे मतलब कनेक्शन से, क्लोज कनेक्शन टू अ पर्सन ऑफ द थिंग कहे, तो क्या होता है, आंसर होता है डी, मेटोनमी। मेटोनमी। Question number 4. O for a draught of vintage that has been cooled a long age in the deep dwelled earth. Tasting of flora and the country green. Dance provincial song and sunburnt meat. यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ड्रॉथ ऑफ विंटेज, वो शराब, वो पकी हुई शराब जो कहाँ पे दबी हुई है, डीप ड्वेल्ड अर्थ, यानी कि डीप अर्थ के अंदर दबी हुई जो शराब है। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं नाइटिंगेल का गाना सुन रहा हूँ, यानी वो नाइटिंगेल का जो गाना है उसकी खूबसूरती को, या फिर वो जो फीलिंग नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने से उसको मिल रही है, वो उस फीलिंग को किससे कंपेयर कर रहा है, किससे, वो उस शराब से जो कि धरती के नीचे दबी हुई है बहुत समय से। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, और किससे कर रहा है, उन फूल पत्तियों से, उस खूबसूरत फ्लोरा से जो कि आसपास है। एंड द कंट्री ग्रीन, और किससे, आसपास की हरियाली से, खूबसूरती से, नेचर की। डांस प्रोविंशियल सॉन्ग इन सनबर्न्ट मीट, और सनबर्न्ट मीट मींस सूरज की तपती हुई गर्मी से। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सनबर्न्ट मीट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, तो मैंने जैसे बताया कि नाइटिंगेल की जो सॉन्ग सुनने के बाद जो उसको रिलैक्स की, जो खुशी की, जो अच्छी फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग उसको इन सब चीजों से भी मिल रही है, किससे, फ्लोरा से, शराब से, सनबर्न्ट मीट से। सो आंसर विल बी सिन, सिनेस्थीसिया। सिनेस्थीसिया मीन, सिन मीन सिमिलर, सिमिलर फीलिंग्स को कंपेयर करना। सिमिलर फीलिंग्स क्या क्या हो गई, नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने से जो फीलिंग आई और ये सब चीजें करने से जो उसको फीलिंग आई, तो दो फीलिंग्स को वो कंपेयर कर रहा है एक साथ। सो सनबर्न मीट इज एन एग्जांपल ऑफ synesthesia. And these lines are taken from John Keats. जॉन कीट्स की जो पोयम है जिससे ये लाइन ली गई है, उस पोयम का क्या नाम है, ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल पोयम है जिससे ये लाइंस ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। चाइल्ड, बच्चे को कहा गया है क्या, पिता, बच्चे को पिता कहा गया है। चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड इज द फादर, बच्चा पिता है किसका, आदमी का। सो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। सो ऑप्शंस आर सिमिली, B paradox, C metonymy and D none of these. So जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। सो ये ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम से। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है जिसे लाइन ली गई है, माई हार्ट लीव्स अप।
और इसका सब टाइटल भी है इस पोयम का, द रेनबो. Subtitle of the poem is The Rainbow. अगर आपने गेस कर लिया तो आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, नन ऑफ. बताइए, इसका आंसर है बी, पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि इसमें दो कंट्राडिक्टरी बातों को कहा गया है, यानी कि दो बातें जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि वो चाइल्ड भी है, बच्चा भी है, और उसको फादर भी कहा गया है. सो इट इज अ पैराडॉक्स, यानी कि दो कंट्राडिक्टरी बातों को कहना. क्वेश्चन नंबर 6. द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, and he shone bright, and on the right went down into the sea. So this is the expression showing which figure of speech. ये expression में कौन सी figure of speech है? A, hyperbole, B, alliteration, C, personification और D, onomatopoeia. ये जो लाइन है वो सबसे पहले अगर हम देखें, ये लाइन जो है वो ली गई है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से ली गई है बेटा. लाइन राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. और ये वर्क किसका है? एस.टी. कॉलरिज का वर्क है. और अगर आपने गेस कर लिया है इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा सी, पर्सोनिफिकेशन. और क्यों होगा पर्सोनिफिकेशन? क्योंकि जो सन है, सन को क्या कहा गया है यहाँ पे? ही. सन को क्या कहा गया बेटा? ही. तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को, कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को अगर एज अ पर्सन रिप्रेजेंट किया जाए, ही, शी की तरह, तो उसको क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि उसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है. बिकॉज इसमें क्या है? सन नीचे गया, ऊपर आया, तो ऊपर उठना, चलना, डूबना, ये सब किसके काम है? ह्यूमन बीइंग के काम है. सो इट इज लाइक अ बिहेविंग लाइक अ पर्सन. सो इट्स पर्सोनिफिकेशन. Moving towards the next question. Question: Hear thou great Anna, whom three realms obey. Dost sometimes counsel take and sometimes tea. So, जो ये लाइन है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ए, सर्कमलोकेशन, बी, क्लाइमेक्स, डी, एंटी क्लाइमेक्स और सी, एंटी क्लाइमेक्स एंड डी, एपिग्राम. सो बेटा बेसिकली जब तक आप आंसर सोच रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जो लाइंस हैं ये किससे ली गई हैं? ये अलेक्जेंडर पोप के वर्क से ली गई हैं. और अलेक्जेंडर पोप का वर्क कौन सा है बेटा? द रेप ऑफ लॉक. द रेप ऑफ लॉक से ये ली गई हैं लाइंस. और जो इन लाइंस में बात कही गई है वो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है. पहले तो इन्होंने क्या कहा है? हेयर दाउ ग्रेट अन्ना, यानी कि उसको ग्रेट कहा है अन्ना को, वो बहुत ग्रेट है, बहुत महान है. और थ्री रीम्स मीन्स किंगडम्स, उसके अंडर 3 किंगडम हैं उसके अंडर. और तब भी इतना महान, इतना ऊपर ऊपर स्केल जा रहा है, उसके बावजूद भी व्हाट ही इज डूइंग, ही इज टेकिंग काउंसिल, मतलब वो सलाह ले रहा है लोगों से. एंड समटाइम्स टी, और टी ले रहा है, चाय ले रहा है. सो जब भी कोई क्लाइमेक्स होता है उसमें क्या होता है कि चीज़ें ऊपर ऊपर ग्राफ जाता है एंड देन इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और वो हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है क्लाइमेक्स. बट जब ऊपर जा रही है चीज़ें, वो अन्ना बन गया, ग्रेट बन गया,
उसके बाद वो 3 किंगडम का मालिक बन गया, एंड देन ही इज कमिंग बैक। बैक कैसे आ रहा है कि वो काउंसलिंग ले रहा है किसी से। इतना महान होने के बाद जब वो बैक आ रही है, जब चीजें ऊपर हाइट पे जाने के बाद दोबारा से नीचे आती हैं, तो उसको कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, एंटी क्लाइमेक्स। क्वेश्चन नंबर 8, if a paradoxical utterance combines two terms that in ordinary usage are contraries, it is called। जब दो पैराडॉक्सिकल टर्म्स होती हैं, दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, वो साथ में आती हैं, एंड दैट इन ऑर्डिनरी यूजेज आर कॉन्ट्ररी, और वो एक दूसरे के कॉन्ट्ररी होती है, उल्टी, यानी कि दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट बात कर रही होती हैं, तो वो इनमें से क्या कहलाएंगी? ए कंसीट, बी एलिग्री, सी ऑक्सीमोरॉन और डी मेटाफर। सो इसका आंसर है सी ऑक्सीमोरॉन, बिकॉज ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, जैसे हम एक ही इंसान के बारे में दो अपोजिट बातें कह रहे हो, जैसे कि ओपन सीक्रेट, मैंने कहा ओपन सीक्रेट, यानी मैं बात तो उसी सीक्रेट की कर रही हूं, वो ओपन है और सीक्रेट भी है, तो दोनों अलग अलग अपोजिट बातें हो गई, यानी कि खुला भी है और सीक्रेट भी है, तो एक ही वर्ड में दोनों अपोजिट बातें मैंने कर दी, तो इट इज ऑक्सीमोरॉन। Question 9. Name the figure of speech in the following expression. I have read all of Milton. So, I have read all of Milton. मैंने मिल्टन के बारे में सब पढ़ लिया। So, मिल्टन के बारे में सब पढ़ लिया का क्या मतलब है? कि I have read all the works of Milton. यानी कि मैंने सारे वर्क्स पढ़ लिए, all the works of Milton. ठीक है, अब ऑल द वर्क्स ऑफ मिल्टन को रिप्रेजेंट किससे किया है? सिर्फ मिल्टन से, तो ये क्या हुआ? बी ऑप्शन, मेटानॉमी, यानी कि मैंने इतनी बड़ी जो बात कही है उसको क्लोज कनेक्शन के साथ मिल्टन से सिर्फ जोड़ दिया, यानी कि कोई भी थिंग या पर्सन का किसी से कनेक्शन हो, यानी कि जो सारे वर्क्स हैं उसका कनेक्शन किससे? कामों का, सारे कामों का कनेक्शन है मिल्टन से, क्योंकि वो वर्क मिल्टन के हैं, तो मैंने सारे काम ना लिखने की बजाय क्या लिख दिया? सिर्फ एक वर्ड मिल्टन लिख दिया, तो क्या हो गया वो? मेटानॉमी। क्वेश्चन नंबर 10, विच फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग्स इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स? प्ले अपॉन वर्ड्स यानी कि शब्दों के साथ खिलवाड़, खेलना, ये सब क्या कहलाता है? प्ले ऑन वर्ड्स। जब भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में व्हाट इज कॉल्ड प्ले अपॉन वर्ड्स, तो आप क्या लिखेंगे? प्ले अपॉन वर्ड्स इज ओनली वन एंड ओनली सी पन। पन को कहते हैं प्ले अपॉन वर्ड्स। और भी एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे एंटीथीसिस। एंटीथीसिस होता है कि कोई भी दो अलग अलग लोग हैं, जैसे एक फादर है, एक चाइल्ड है, और दोनों की कोई अलग अलग चीजों की बात हो रही है, यानी कि दो डिफरेंट पर्सन्स एंड दो डिफरेंट क्वालिटीज। जो बी है जुग्मा। जुग्मा मीन्स एक शब्द से दो चीजों का वो करना, क्या कहते हैं? जैसे एक पंथ दो काज, यानी कि एक चीज से दो बातों का हल निकालना। एंड डी इज सिमिली। सिमिली में तो आपको पता ही है, लाइक, सो, एस का जब यूज होता है तो उसको सिमिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, evoke is what? Which of the following? A form of a metaphor, a form of a metonymy, a special type of a pun, और D an alliteration. equivoque क्या है इनमें से? एक मेटाफर की फॉर्म है, एक मेटानॉमी की फॉर्म है, एक पन का टाइप है, या फिर एक एलिट्रेशन है? जस्ट थिंक द आंसर। बेटा इक्विवोक
यानी इक्वल टॉक, यानी कि कोई भी वर्ड है उसके एक वर्ड के अनेक अर्थ, यानी कि एक पंथ कई काज। और ये किस में होता था, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में, पन। पन मतलब होता है एक पंथ कई काज। जैसे कि अगर पानी है तो पानी के दो मीनिंग भी हो सकते हैं, एक पीने वाला पानी और एक पानी पानी हो गए हम, यानी शर्म। तो पानी के कई मीनिंग हो गए, दो इक्वल वर्ड है पानी पानी, बट उसकी टॉक अलग है, उसकी मीनिंग दोनों अलग हैं। तो इक्विवोक हो गया कि एक पंथ यानी एक वर्ड और उसके कई मीनिंग, अ स्पेशल टाइप ऑफ पन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द एलिट्रेशन। इनमें से एलिट्रेशन की सबसे बेस्ट करेक्ट डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज द यूज ऑफ वेक और इक्विवोकल एक्सप्रेशन। बी, इट इज अ contrast ऑफ opposition in meaning. C, it is the repetition of letters or sounds of nearby words. और D, it is the comparison of dissimilar things. तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो एलिट्रेशन है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है रेपिटेशन ऑफ लेटर और साउंड्स। जैसे कि कोई भी अगर साउंड की या कोई भी लेटर की दोबारा दोबारा रेपिटेशन होती है या फिर उस लाइन में बार बार वो वर्ड आता है तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। यानी ऑप्शन नंबर सी, एलिट्रेशन मीन्स इट इज द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स और साउंड्स ऑफ नियर बाय वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में क्या बताना है हमें, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। वो एक अच्छा टीचर तो है बट वो ही इंसान एक पुअर स्टूडेंट भी है। सो दो डिफरेंट उसकी क्वालिटीज की बात हो रही है। क्या क्या, कि वो पुअर स्टूडेंट है और एक ही इज अ गुड टीचर, तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बात हो रही है। तो जब अपोजिट क्वालिटीज की बात होती है तो क्या आता है, एंटी। एंटी मीन्स अपोजिट। ऑप्शन नंबर सी, एंटीथीसिस। क्वेश्चन नंबर 14, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। पहली तो बात कि ये लाइन ली कहाँ से गई है ये भी बता दूं आपको, और ऑप्शन में इसका कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ए एसोनेंस, बी एलिट्रेशन, सी मेटोनमी और डी पन। इनमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है इस लाइन में है। ए ए ए ए ए ए, रेपिटेशन ऑफ लेटर ए। सो ए क्या है हमारा, ए जो है हमारा एक वॉवल साउंड है। तो जब हमारी वॉवल साउंड बार बार रिपीट होती है तो वो क्या होता है, एसोनेंस। क्या कहलाता है, एसोनेंस। एंड दिस इज द लाइन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है, दिस इज द लाइन फ्रॉम एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज की पोएम से ली गई है ये लाइन, और वो पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। So repetition of a vowel sound is called assonance. Next question. Question number 15. Name the figure of the speech in the following expression. Figure of the speech क्या है इस expression के अंदर। 10,000 saw I at a glance, यानी कि एक नज़र में मैंने 100 मतलब हजार चीज़ें मैंने एक नज़र में ही देख ली। कैसा हो सकता है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल
मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक नज़र में आप 1000 चीज़ें देख लें. वी आर अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन 2 or 3 थिंग्स एट अ टाइम. सो ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, बी हाइपरबले, सी पन और डी एपिथेट. 10,000 saw eye at a glance. So ये लाइन ली कहाँ से गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम डेफोडिल से. डेफोडिल से ये लाइन ली गई है, जो कि किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है. और ये है एग्जाम्पल बी हाइपरबोले का, क्योंकि बात को बहुत ही हाइपर करके बढ़ा चढ़ा के बोला गया है. बढ़ा चढ़ा के कि एक ही नज़र में 1000 चीज़ें देख लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफर. सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है विद अ मेटाफर. ए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि इसमें से कौन सी लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है मेटाफर के एग्जाम्पल को. सो मेटाफर इज अवर मेन पॉइंट. इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? द कैमल इज द डेजर्ट ऑफ द शिप. सो शिप ऑफ द डेजर्ट है कैमल. कैमल को डायरेक्ट क्या बोला गया है? शिप ऑफ द डेजर्ट. नेक्स्ट है एज द शिप. एज का यूज हो गया है, सो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज जहां पे भी सो एज लाइक आ जाए, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली. नेक्स्ट लाइक द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट. सो लाइक का यूज आ गया, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली. नन ऑफ दीज तो ऑलरेडी नहीं है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज मेटाफर का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी को डायरेक्ट कंपैरिजन करना. यानी कि सीधा ही कैमल को क्या कह दिया गया? कैमल इज शीप ऑफ डेजर्ट. अगर मैं कहती कैमल इज लाइक द शीप ऑफ डेजर्ट या एज द शीप ऑफ डेजर्ट, तो वो सिमिली हो जाता. बट हमने सीधा कैमल को क्या कहा है? द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट. सीधा कैमल को इस लगा के कंपेयर कर देना डायरेक्टली, वो कहलाता है मेटाफर. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन. इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल नहीं है? ऑक्सीमोरन दो किसी की डिफरेंट चीजें. ए डेलिब्रेट मिस्टेक. सो डेलिब्रेट एंड मिस्टेक. डेलिब्रेट होता है जानबूझकर और गलती से, दोनों डिफरेंट चीजें हो गई. फुलिश, इडियट, ये सेम हो गई. फुलिश मतलब भी बेवकूफ और इडियट मतलब भी बेवकूफ. सी, ओरिजिनल, कॉपी. ओरिजिनल असली, कॉपी उसको नकल मारना. डी, ऑर्गेनाइज्ड मेस, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है और मेस्ड भी है. मेस्ड मतलब बिखरा हुआ. तो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा. दो डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों डिफरेंट बातें हो रही हैं. बट ऑप्शन बी का सेम मीनिंग है. यानी फुलिश मतलब भी बेवकूफ हुआ और इडियट मतलब भी पागल हुआ, बेवकूफ. तो ऑक्सीमोरन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नॉट, यानी कि नहीं है? आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओनोमोटोपोइया. इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल नहीं है? किसका एग्जाम्पल नहीं है? ओनोमोटोपोइया का. सो ओनोमोटोपोइया इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिफरेंट साउंड्स. डिफरेंट तरीके की साउंड्स निकलती हैं, जैसे कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो बजिंग की के साउंड निकालती हैं, या फिर कोई भी
डिफरेंट टाइप की साउंड्स, आवाजें निकलती हैं, उनको कहते हैं आवाजों को ओनोमोटोपोइया, जो कि नेचुरल साउंड्स किसी चीज की आती है, मतलब जो उस चीज की साउंड निकलती ही है। सो पहला है हेल्स आर रेटलिंग अपॉन द रूफ। सो रेटलिंग क्या हो गया, साउंड हो गई एक तरीके की, रेटलिंग की साउंड निकल रही है रूफ में से, डर डर खड़ 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 खड़। जब भी वो ओले गिरते हैं, हेल्स मतलब हो गया ओले, तो वो क्या आवाज करती है, खड़ 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 खड़, रूफ आवाज करती है ना, तो रेटलिंग मतलब खड़खड़ की आवाज। द किंगफिशर फ्लू फास्ट लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई। सो इसमें कोई साउंड नहीं है। सी द बेकन सिजल्ड इन द पैन, सिजलिंग की साउंड, सिजलिंग की, ये सिजलिंग क्या है, साउंड है। सो नेक्स्ट द क्रीक ऑफ द ब्रांचेस, आवाज आ रही है, सो क्रीक की आवाज, सो इट्स अ साउंड ऑफ क्रीकिंग। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी में कोई भी साउंड नहीं है, ओनोमोटोपोइया का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। सो ऑप्शन विल बी आंसर बी। क्वेश्चन 19, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन एक्सप्रेशन। कौन सी स्पीच है, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। तो शी को क्या कहा गया है, ऑल स्टेट्स, और आई को क्या कहा गया है, ऑल प्रिंसेस। सो डायरेक्टली शी को कहा गया है डायरेक्टली कि शी क्या है, डायरेक्टली ऑल स्टेट्स है, और ऑल प्रिंसेस को क्या कहा गया डायरेक्टली कि ऑल प्रिंसेस क्या है, आई है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बी मेटाफर। एंड दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो है किस में आई है, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, ये जॉन डोन की लाइन है, जॉन डोन की पोयम है जिसका नाम है द सन राइजिंग। क्वेश्चन 20, he lay all night on his sleepless pillow। सो बेसिकली वो अपने पूरी रात अपने स्लीपलेस पिलो पे पड़ा रहा। सो पिलो क्या स्लीपलेस हो सकता है, क्या तकिया स्लीपलेस हो सकता है, नहीं, पिलो इज नॉट स्लीपलेस। तो बेसिकली ट्रांसफर हुआ है, आंसर इज सी, ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर क्या हुआ है, एपिथेट। एपिथेट मीन्स विशेषण, विशेषण लगना कहाँ चाहिए था, ही के साथ, कि वो नहीं सोया, ही वॉज स्लीपलेस, ही वॉज स्लीपलेस, वो स्लीपलेस था पूरी रात। और विशेषण लगा कहाँ पे है, विशेषण लगा है पिलो के साथ, कि पिलो स्लीपलेस था पूरी रात। सो द एपिथेट, द विशेषण इज बीइंग ट्रांसफर्ड, एक्सचेंज किया गया है विशेषण किसके साथ, पिल्लो का और ही का। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन एक्सप्रेशन। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच सिल्वर है बट साइलेंस क्या है, गोल्ड है। सो दो डिफरेंट चीजें हैं, स्पीच और साइलेंस। स्पीच एंड साइलेंस आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, और दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, स्पीच और साइलेंस, और दोनों की डिफरेंट क्वालिटी बताई जा रही है कि स्पीच क्या है, सिल्वर है, और साइलेंस क्या है, गोल्ड है। सो जब दो डिफरेंट चीजें हो और उनकी दो डिफरेंट क्वालिटीज बताई जा रही हूं, तो क्या होता है, एंटीथीसिस। 23, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन जो स्पीच इस एक्सप्रेशन में है वो हमें बतानी है कि कौन सी स्पीच दी गई है। आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, मतलब पहले वो आया, फिर उसने देखा, देखते ही उसने उस पर कब्जा कर लिया, कॉन्कर्ड कर लिया। सो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, देखने से आना, पहले आना, फिर देखना, और फिर उस पर कब्जा करना।
So when the things are going towards increasing order, तो क्या होगा? क्लाइमेक्स. Question number 24. He was dreaming dreams to moral ever dared to dream before. So D. Repetition of consonants. यानी कि कॉन्सोनेंट्स का जो रेपिटेशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? इनमें से अगर कॉन्सोनेंट्स होता तो हम कॉन्सोनेंट्स पे टिक लगाते, बट यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स नहीं है तो आंसर इज सी, एलिट्रेशन. Question number 25. With beaded bubbles winking at the brim. So, beaded bubbles winking at the brim. जो beaded bubbles है वो winking कर रही है किस पे? At the brim. So, answer क्या है? ऑप्शन ए मेटाफर, बी हाइपरबोले, सी सिमिली या डी एलिट्रेशन. इट इज डी एलिट्रेशन क्योंकि beaded bubbles and brim, repetition of the same consonant b बार बार रिपीट हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट्स है, उसकी रेपिटेशन है. Question number 26. The figure of speech by means of which a part is made to stand for a whole is called. मतलब एक छोटी फिगर ऑफ स्पीच, मतलब जैसे एक डंडा है मेरे पास, एक स्टिक है मेरे पास, उसको मैं अगर तोड़ दूं और फिर उसके पार्ट से जोड़ दूं तो रहेगा तो उस स्टिक का ही पार्ट, बट जब मैंने उसको तोड़ा तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल. सो एक छोटा पार्ट जब एक बड़े पार्ट में जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक बड़े पार्ट का एक छोटा हिस्सा, उसको कहते हैं सिनिक डॉग. एक बड़े पार्ट का एक छोटा हिस्सा उसको कहते हैं सिनिक डॉग. सो द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ विच अ पार्ट इज मेड, एक पार्ट है जिसको पूरा होल कहा जाता है, इज कॉल्ड Cynic dog. A. Identify the figure of speech in the given expression. I babble on the pebbles. I murmur under the moon and stars. So I babble on the pebbles and I murmur. Babbling, murmuring, these all are sounds, and sounds are directly called onomatopoeia. We already know. Question number 28. But patience to prevent that murmur soon replies. So patience के लिए क्या कहा गया है कि patience जो है वो soon reply कर रही है. क्या patience सबर reply कर सकता है कभी? No, it is the quality of a human being replying. So it is B, personification. Question number 29. Strange sights invisible to see is an example of which of the following? A, onomatopoeia, B, euphemism, C, paradox और D, foreshadowing. Strange sights. Sights भी है, sights होती हैं जो हम देखने जाते हैं, which are worth seeing, जो देखने लायक जगहें होती हैं उनको sights कहते हैं. So strange भी कहा गया और sights भी कहा गया है. Invisible यानी कि जो दिखता नहीं है उसको देखा भी जा रहा है, यानी इनविजिबल, और सीइंग यानी अदृश्य भी है और देखने लायक भी है सीइंग. सो अपोजिट है दोनों चीजें. जब दो अपोजिट चीजें एक साथ रखी जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? ओनोमोटो, उसको कहते हैं पैराडॉक्स. सी. 30th question. O wild west wind is an example of which of the following? A, personification,
बी एपोस्ट्रोफे, सी ऑक्सीमोरॉन और डी सिमिली। सी, जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट वाइज भी बताया था कि जब भी कॉमा आए या इस तरीके का एपोस्ट्रोफी का साइन आए तो इट इज कौन सा अलंकार होगा, इट इज एपोस्ट्रोफी अलंकार। सो इसमें ओ के बाद अगर वो ओ करके ऐसे लिख देता या फिर उसने ओ करके ऐसे लिखा है तो इट इज वन एज द we will consider it apostrophe. So it is the example of apostrophe figure of speech. Thank you for contacting, for being in the class today. Learn today to lead tomorrow, and you can join us on our Telegram channel A1 English 360 degree, our YouTube channel, Facebook and Instagram, and you can download our A1 app. आप हमारी A1 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी हमारा लेक्चर मिस हुआ है आप उस पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू कैन कॉन्टैक्ट